लंदन देखा, पेरिस देखा और देखा जापान, सारे जग में कहीं नहीं है दूसरा हिंदुस्तान, दूसरा हिंदुस्तान। हेलो, यहाँ मौजूद सभी भारतीयों को पल कोटेचा का प्यार भरा सुप्रभात। जैसे कि हम सब जानते हैं कि आज हमारे देश का 70वां गणतंत्र दिवस है। मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि मुझे इस मौके पर वक्तव्य देने का मौका मिला। यह बात हम सब जानते हैं कि 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान बना। कई सारी मुश्किलों को लड़कर आज हमारा देश बुलंदियों को छूने जा रहा है। कोई भी ऐसी प्रसिद्धि नहीं है जहाँ पे इंडिया ने अपने झंडे ना गाड़े हो। आज पूरे गर्व के साथ मैं ये कह सकती हूँ, ना सरकार मेरी है ना रोब है मेरा, ना सरकार मेरी है ना रोब है मेरा, ना ही बड़ा सा नाम है मेरा। मुझे तो बस छोटी सी बात पर गर्व है कि मैं हिंदुस्तान की हूँ और हिंदुस्तान है मेरा। हमारे देश की तरक्की को देखकर मुझे लगता है कि स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस हमारे परीक्षा परिणाम जैसे होते हैं। एक मिड टर्म एग्जाम तो एक फाइनल एग्जाम। अब हमें ये तय करना है कि हम किस क्षेत्र में पास हुए और किस क्षेत्र में हमें और ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है। आजादी से पहले हम अच्छे थे, आजादी के बाद हम बेहतर बन गए और आज हम अपना सबसे अच्छा देने की कोशिश कर रहे हैं। कैसे? मैं बताती हूँ। पहले हमारी देश की बेटियां अजन्मी रहती थी और आज वही बेटियां ओलंपिक्स में अपने झंडे गाड़ रही है। पूरी दुनिया जो गूगल और माइक्रोसॉफ्ट के इशारों पर नाच रही है, उन्हें कौन नचा रहा है? इंडियंस ही ना। एक दिन डोनाल्ड ट्रंप ने यह ऐलान किया कि यूएसए में जितने भी दूसरे देश के युवा काम करते हैं उन्हें बाहर निकालो। तभी इस पर बिल क्लिंटन ने कहा, अगर भारत वालों को बाहर निकालोगे तो भारत जाकर एक और गूगल और माइक्रोसॉफ्ट पैदा कर देंगे। पर कुछ ऐसे भी पहलू है जिसमें हमें सुधार करने की ज्यादा जरूरत है। जैसे 2030 तक हमारा देश मोटापे में नंबर 1 की पोजीशन पर रहेगा, जहां हमारे देश की एक और बड़ी आबादी खड़ी हो गई। यहाँ पर किसी ने जरूरत से ज्यादा रोटियां खा ली तो किसी के हिस्से में एक भी नहीं आई। अरे, ऐसे भूखा रहेगा इंडिया तो कैसे बढ़ेगा इंडिया? चलो, हंसी मजाक तो बहुत हो गए, अब कुछ सीरियस बातें भी हो जाए तो आज हम बात करेंगे राष्ट्रीय एकता की। और अगर हमें देशभक्ति और देश निर्माण के संबंध को समझना हो तो मैं बताना चाहूंगी कि हमारा राष्ट्र बिल्कुल एक मनुष्य के शरीर जैसा ही होता है, क्योंकि राष्ट्र का एक बाजू है किसान तो दूसरा है मजदूर, राष्ट्र का एक पैर है युवा शक्ति तो दूसरा है उसका अनुभव। राष्ट्र का युवाओं की विचारधारा बनती है उसका मस्तिष्क तो उसका दिल बनता है हमारा धरोहर। हमारा भारत किसी भी राजनीतिक पार्टी या उसकी नीतियों से नहीं बनता, बल्कि हमारा राष्ट्र बनता है हमारी बेहतर विचारधारा से, अपनी बेहतर विचारधारा से। ठीक इसी प्रकार देशभक्ति वो नहीं है जो हमें सिखाई जाती है या हम पे थोप दी जाती है कि साल में 2 दिन शहीदों के याद में कसीदे पढ़ दो या तो मूवी टाइम पर थिएटर में राष्ट्रगान बजने पर खड़े हो जाओ। क्या यही है देशभक्ति? अब आप पूछेंगे कि देशभक्ति क्या है, तो मैं बताना चाहूंगी कि जब एक किसान अपने खेतों में बीज बोता है, जब एक कूली अपने सिर पर बोझ ढोता है, जब एक मजदूर महिला किसी इमारत के दरबार में ईंट सजाती है और जब एक सफाई कर्मचारी की टोली हंसते हंसते हमारे घर से कचरा उठाती है, तब जन्म लेती है ये देशभक्ति। ऐसे ईमानदारी से किए गए हर काम देशभक्ति बन जाते हैं। पर इस देशभक्ति का दूसरा पहलू है देशद्रोह, और देशद्रोह वो नहीं है जो मीडिया हमें दिखाती है या सुनाती है। देशभक्ति तो तब छोटी बन जाती है जब कोई सरकारी कर्मचारी या अफसर चौकीदारी की सलाम का सम्मान न करे। वो देशभक्ति तब छोटी बन जाती है जब किसी कारखाने का मालिक उसके मजदूरों को टाइम पर अपनी सैलरी ना चुकाए। अरे, करा उठती है ये देशभक्ति जब कोई बेटा अपने माँ बाप को वृद्धाश्रम की चौखट में छोड़ आता है। खिसकती है वो देशभक्ति जब कोई किसान अपनी लहराती फसल को आग लगाकर आत्महत्या कर लेता है। आज हमारे 70वें गणतंत्र दिवस पर मैं ये कहना चाहती हूँ कि आज जब हमारा भारत सबसे बड़ा गणतंत्र माना जाता है, तभी मुझे हमारे देश में कई सारी बीमारियां नजर आती है, जैसे
जातीय भेदभाव। कोई कहता है मैं हिंदू हूँ तो कोई कहता है मैं मुस्लिम, पर कोई ये नहीं कह पाता कि मैं एक अच्छा इंसान हूँ। ये सोच बदलनी है। शैक्षणिक बीमारी। जिस देश ने नालंदा और तक्षशिला देकर विश्वविद्यालय की बुनियाद रखी, उस देश का कोई भी विश्वविद्यालय बेस्ट 100 में अपनी जगह नहीं बना पाया। जहां हमारे पास IIM, IIT और NIT जैसे शैक्षणिक संस्थान है, वहीं हमारे देश के कितने युवा शिक्षित होने के बावजूद बेकार बने फिरते हैं। सामाजिक बीमारी। कहा जाता है यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः, अर्थात जहाँ पे नारियों की पूजा होती है वहाँ पे देवों का वास होता है। अरे पूजा तो छोड़ो, क्या हमारे देश की महिलाएं सुरक्षित भी हैं? और चाइल्ड अब्यूज का नाम सुनते ही शर्म सी आ जाती है। ये सब छोड़ो, मैं तो कहना चाहूंगी कि महिलाओं की पूजा करने की जरूरत है। उनकी इज्जत करो और उनका सम्मान भी करो। अंधविश्वास। यह भी एक राष्ट्रव्यापी बीमारी है। जब तक इस देश का वैज्ञानिक अपने गाड़ियों पर नींबू मिर्ची बांधता रहेगा, जब तक एक बिल्ली को रास्ता काटता देख एक डॉक्टर अपनी गाड़ी रोक देगा, और जब तक इस देश का युवा एग्जाम में पास होने के लिए भगवान को नारियल की रिश्वत देता रहेगा, तब तक हमारा देश शिक्षित नहीं कहलाएगा। आखिर मैं यही कहना चाहूंगी कि हमारा राष्ट्र निर्माण तब संभव होगा जब हम जातिगत आरक्षण की नहीं, सामाजिक सशक्तिकरण की बात करें। हमारा राष्ट्र निर्माण तब संभव होगा जब हमारे देश की महिलाओं की पूजा नहीं, उनकी इज्जत की जाए। हमारा राष्ट्र निर्माण तब संभव होगा जब इस देश के बच्चों और वृद्धों को अनाथ आश्रम और वृद्धाश्रम की जरूरत ना रहे। हमारा राष्ट्र निर्माण तब संभव होगा जब इस देश का युवक 250 सीसी की बाइक नहीं, 2500 की साइकिल चलाकर पर्यावरण के प्रति अपना योगदान दे। हमारा राष्ट्र निर्माण तब संभव होगा जब इस देश का धनी वर्ग गरीबों को दान नहीं, काम दे। हमारा राष्ट्र निर्माण तब संभव होगा जब गांधी जी और सरदार पटेल की मूर्तियां नहीं, बल्कि उनके सपनों के भारत बनाने की बातें की जाए। और अंत में पूरी जिम्मेदारी के साथ यही कहना चाहूंगी कि हमारा राष्ट्र निर्माण तब संभव होगा जब मैं, आप और हम सब मिलकर बड़ी-बड़ी बातें नहीं, छोटी-छोटी पहल करना शुरू करें। और इन आखिरी क्षणों में यही कहना चाहूंगी कि मैं अमन पसंद करती हूँ, इस देश में गंगा बहने दो। मैं अमन पसंद करती हूँ, इस देश में गंगा बहने दो। लाल और हरे में मत बांटो, इस देश में तिरंगा रहने दो। इस देश में तिरंगा रहने दो। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान। धन्यवाद।